गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में। आज 25 अक्टूबर 2023 है, तो चलिए अपने इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक स्टेटमेंट है आपके लिए जिम रॉन का, इधर यू रन द डे और द डे रन्स यू। या तो आप अपना दिन प्लान करिए या फिर आपका जो दिन है वो ये डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली आप क्या करने वाले हैं। यहां पर देखिए, समझिए कि आपका दिन अगर आपने अच्छी तरीके से प्लान नहीं किया तो फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट, आपका दिन आपके हिसाब से प्लान हो, ये बहुत जरूरी है। सो यू नीड टू कंट्रोल योर डे, प्लान योर डे। तो ये बात तो यूपीएससी प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से भी एप्लीकेबल है। वैसे तो हम कई सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि हेडलाइंस में क्या है। आप द हिंदू को खंगालेंगे तो आपको यहां पर जो पहला एकदम फ्रंट पे आर्टिकल मिलेगा, दैट विल बी अबाउट भूटान एंड चाइना। मैं आपको बता दूं कि आज द हिंदू का कोलकाता एडिशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन दिल्ली एडिशन अवेलेबल है और वही आपके सामने है। भूटान और चाइना बातचीत कर रहे हैं बॉर्डर मुद्दों को लेकर। ये 25th राउंड ऑफ डिस्कशंस हैं जो भूटान और चाइना के बीच में हो रहे हैं। जो 24th एडिशन हुआ था बातचीत का, वो 2016 में हुआ था, यानी कि 2016 के बाद सीधा आप देख रहे हो 2023 में बातचीत हो रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि चाइना और भूटान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। इनके पीछे दो फंडामेंटल रीजंस हैं। पहला तो ये कि जब चाइना ने इन्वेड किया था तिब्बत को, उसके बाद से ही भूटान के और चाइना के रिलेशंस खराब हो गए थे। उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं और ये भी बड़ा कारण है। एट द सेम टाइम भूटान की हमेशा से इंडिया से ज्यादा नजदीकियां रही हैं। यहां पर जो बातचीत हुई है उसके आधार पर वो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना चाहता है भूटान की नजदीकियां चाइना के साथ हो और भूटान तो चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं रखता। खैर, यहां पे इन लोगों ने आपस में एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को तैयार किया और एक ज्वाइंट टेक्निकल टीम को भी बनाने की तैयारी की गई है, जो दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो ये तो सारी बातें आपको इस आर्टिकल में मिलेंगी। आप द इंडियन एक्सप्रेस को खंगालेंगे तो यहाँ पर वही इजराइल और हमास के वॉर के बारे में हर दिन ही हेडलाइंस बन रही हैं। वही बातें यहाँ पे की भी गई हैं कि जो अटैक्स लगातार इजराइल वहाँ पे कर रहा है, गाजा में जो बॉम्बिंग कर रहा है, उससे वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस है उनका भी यही कहना है कि किसी भी तरीके का, देखिए, टेररिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है। जो इनिशियल अटैक हमास ने किया था, लेकिन अब जो इजराइल अटैक्स कर रहा है उससे कॉमनर्स की सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है गाजा में। तो यूएन एजेंसीज इसी चीज को दोहरा रही हैं। वहां पर हॉस्पिटल्स कोलैप्स कर रहे हैं, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो काफी प्रॉब्लम्स हैं। ये लगभग हर दिन ही न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस क्रिएट कर रहा है। जो इजराइल और इस समय गाजा के बीच में एक वॉर चल रहा है, हमास के बीच में वॉर चल रहा है, उसकी बातें यहां पर हैं। तो चलिए अपने आर्टिकल्स की शुरुआत करते हैं। यहां पर जो हमारा पहला आर्टिकल है वो ये बताता है कि इंडिया 2030 तक जापान को सरपास कर देगा। इस लिहाज से इंडिया एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। फर्स्ट कौन है? ऑफ कोर्स चाइना है। और ऐसा कौन कहता है? स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल का ये मानना है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियोज को इवेल्युएट करते रहते हैं। पिछले 2 सालों में 2021 और 22 में इंडिया ने बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ अवेल करी है और 2023-24 में भी ये जारी रहेगा। जबकि दुनिया की बाकी इकोनॉमीज की हालत बहुत खराब है, इंडिया बेहतर तरीके से ग्रो कर रहा है। तो यही कारण है कि इंडिया की इकोनॉमी को लेकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं। वर्तमान में इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ऑफकोर्स सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएसए है। यूएसए के बाद नंबर आता है चाइना का। चाइना के बाद आपको मिलता है जापान। जापान के बाद नंबर आता है जर्मनी का और फिर यहां पर आता है इंडिया। इंडिया 2030 तक जर्मनी और जापान दोनों को क्रॉस करेगा। पॉसिबिलिटी है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, और नहीं, कम से कम हम जापान को क्रॉस करके सेकंड लार्जेस्ट एशियन इकोनॉमी तो बन ही जाएंगे, जब 2030 में इंडिया की इकोनॉमी 7.3 ट्रिलियन की होगी। ऐसा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स का ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस है वो भी कहता है, और जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि पीएमआई अभी हाल में इशू किया गया है वो भी इसी ओर इशारा करता है। इंडिया का जीडीपी 6.2-6.3% की ग्रोथ अवेल करने वाला है। एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो वर्तमान में इंडिया है, वो 7.8% अप्रैल से जून के क्वार्टर में ग्रो कर रहा था। मतलब कुल मिला के इंडिया की इकोनॉमी इस समय ठीक ठाक और बढ़िया परफॉर्म कर रही है। बात करते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में, जो ये बताता है कि इंडिया की सिचुएशन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अच्छी है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, मैं आपको बता दूं, एक परसेप्शन इंडेक्स है। और परसेप्शन इंडेक्स का क्या मतलब होता है? परसेप्शन इंडेक्स का मतलब ये होता है कि क्या लगता है कुछ लोगों को कि इंडिया की इकोनॉमी कैसा कर रही है। आपको पता है इकोनॉमी इज ऑल अबाउट परसेप्शन। मार्केट बुलिश या बेरिश भी इसी आधार पे होता है कि लोगों को क्या लगता है, शेयर्स के दाम ऊपर गिरेंगे,
ऊपर जाएंगे या नीचे गिरेंगे। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स भी ऐसे ही काम करता है। ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो मंथली सर्वे के बेसिस पे अलग अलग कंपनीज के मैनेजर्स के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। इट्स लाइक कि आप कई सारी कंपनीज के मैनेजर्स को बुला लो और बिठा लो, उनसे पूछो कि भाई कैसा रहा आपका एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट, कैसा है, आपकी कंपनी को नए ऑर्डर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जो आपका इन्वेंट्री है, जो आपने सामान तैयार किया हुआ है उसका क्या लेवल चल रहा है, प्रोडक्शन ठीक ठाक जा रहा है, जो सप्लायर्स की डिलीवरी है वो बढ़िया जा रही है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में नए ऑर्डर्स आपको और मिलेंगे या कम हो जाएंगे, क्या उम्मीदें हैं आपकी? यही सारे सवाल इन अलग अलग कंपनीज के मैनेजर से पूछे जाते हैं और मार्केट को लेकर इनका परसेप्शन डिसाइड किया जाता है। इसी परसेप्शन से अंदाजा लगाया जाता है कि मार्केट ग्रो करेगा या फिर श्रिंक होगा। यहां पर जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है पीएमआई से, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव डेटा पर बेस्ड होता है, जबकि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक्चुअली में परसेप्शन पे बेस्ड होता है। लेकिन यहां पर पीएमआई ये दिखाता है कि अच्छी ग्रोथ इंडिया अवेल करने वाला है। जो इंडेक्स है यहां पे पीएमआई, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग होता है और सर्विस सेक्टर के लिए अलग होता है। पीएमआई इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटीज को कवर नहीं करता, क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर में मैनेजर्स हैं उन्हें ही इन्वाइट किया जाता है इस परसेप्शन इंडेक्सिंग के लिए। तो ये तो पीएमआई के बारे में बात हो गई। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बारे में है, जो कि इंडियन और मलेशियन आर्मीज आपस में कर रही हैं। ये जो ज्वाइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया और मलेशिया की आर्मीज इकट्ठा हो रही हैं, ये मलेशिया के उमरोई कैंटोनमेंट में अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को आपस में शेयर करेंगे, इनहेंस करेंगे। देखिए, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक दूसरे को समझने का एक बहुत अच्छा मौका होता है। ये जो एक्सरसाइज है हरिमऊ शक्ति 2023, ये इंडियन और मलेशियन आर्मी के बीच में है। जो मलेशियन आर्मी कॉन्टिंजेंट है उसमें 5th रॉयल बटालियन जो मलेशियन आर्मी की है वो शामिल हो रही है, जबकि इंडिया की ओर से राजपूत रेजिमेंट शामिल होगी। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट एडिशन था वो 2022 के नवंबर में हुआ था और अभी ये यहां पर 2023 में हो रहा है। ठीक है, सो ये देखिए जो उमरोई कैंटोनमेंट है इंडिया में, वहां पर हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या एम होता है इस तरीके की एक्सरसाइज का। जिन देशों के साथ आपके अच्छे संबंध होते हैं, नहीं भी होते हैं, आप उनके साथ ज्वाइंटली एक्सरसाइज करते हो। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप एक दूसरे को समझ सको, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऑप्ट कर सको। तो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होते हैं। दोनों ही तरफ के जो लोग होते हैं ज्वाइंट फोर्सेस के, वो आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हम मलेशिया की बात करते हैं तो जो जंगल में लड़ाइयाँ होती हैं, सेमी अर्बन या अर्बन इन्वायरमेंट में लड़ाइयाँ होती हैं, हम उसके लिए एक दूसरे के प्रैक्टिसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज में ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा और दोनों ही साइड ये देखेंगे कि कैसे कैजुअलिटी को मैनेज किया जाए और अगर कहीं पर कोई फंस गया है तो कैसे इवैक्यूएशन किया जाए। दोनों ही कॉन्टिंजेंट डिस्कस करेंगे कि जो भी लॉजिस्टिक्स उनके पास हैं उसे कैसे मैनेज करें। ट्रेनिंग फोकस करेगी कि फिजिकल फिटनेस अच्छी हो और टैक्टिकल लेवल पे दोनों अच्छे से काम कर सकते हो। एक्सरसाइज 48 घंटे लंबी होगी और सेमी अर्बन एरियाज में दोनों की प्रैक्टिसेस को इनहेंस करेगी। बाकी और रिलेशंस कैसे हैं हमारे मलेशिया के साथ वो भी देख लीजिए। दोनों ही कंट्रीज ने अपनी कैपेबिलिटीज को और ज़्यादा इनहेंस किया है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के जरिए इंडिया और मलेशिया ने आपस में सेका यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। क्या है ये? कुछ नहीं, एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है। देखो, एक तो मतलब काफ़ी रियायतें दी हुई हैं ट्रेड वगैरह में इंडिया ने मलेशिया को, तो सेका तो साइन किया ही हुआ है। बाकी हमारा आसियान की कंट्रीज के साथ एफटीए है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो मलेशिया उसका पार्ट है। तो मलेशिया के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर आप देखो तो आसियान में, आप जो आसियान में 10 कंट्रीज हैं आप उसमें देखो तो मलेशिया 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया मलेशिया के बीच का जो ट्रेड है वो मलेशिया की ओर इंक्लाइंड भी है। मतलब मलेशिया को इंडिया से काफी फायदा भी होता है। इंडिया मलेशिया ने एक एमओयू भी साइन किया था कोऑपरेशन के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर 2010 में। तो कुल मिला के आसियान कंट्रीज के विदिन भी इंडिया और मलेशिया के अच्छे संबंध हैं। तो ये तो इंडिया मलेशिया की रिलेशंस के बारे में आर्टिकल हो गया। हमारा अगला आर्टिकल साइक्लोन हमून के बारे में है, जो कि बहुत ही तेजी से इंटेंस हो रहा है और ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जैसा कि आईएमडी का कहना है। हमून वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ये इंटेंसिटी आसपास के रीजन को हर्ट करेगी, ये बात तो तय है। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है
जिसका नाम हमून रखा गया है। यह नाम एक्चुअली में ईरान से आया है। हमून एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब ईरान में जो इनलैंड डेजर्ट लेक्स होती हैं, जिसे आप मार्शलैंड भी बोलते हो, वो लोग उसको हमून बोलते हैं। ये नेचुरल सीजनल रिजर्वायर होते हैं जो कि ईरान में देखने को मिलते हैं। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है हमून, ये इंटेंसिफाई होता चला जा रहा है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में यहां पर, और ये खतरे की घंटी ऑफ कोर्स है। यहां पर देखिए कैसे नाम रखते हैं किसी भी साइक्लोन का। साइक्लोन को एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर की तरह नाम दिया जाता है। जैसे मान लो कि यहां पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल हैं, तो यहां पर जो भी आसपास के देश हैं इनका एक ग्रुप बना लिया जाएगा। उस ग्रुप को आप रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर के तहत रेगुलेट करोगे, और यहीं पर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर भी डेवलप कर लिया जाता है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी है, वो भी एक तरीके का, मतलब जो RSMC होते हैं उनमें से एक ये भी है जो साइक्लोन्स को नाम देता है। इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में ये नाम देते हैं इंडिया की ओर से। ऐसी ही बॉडी हर कंट्री में है जो उस रीजन में साइक्लोन्स को नाम देते हैं, और सभी को ये मौका बारी बारी से दिया जाता है। सन 2000 में एक ग्रुप बनाया गया, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, इन्होंने साइक्लोन्स को नाम देना शुरू किया इस पूरे रीजन में। इनसे कहा क्या जाता है कि आप नामों की एक लिस्ट दो, और जो ये लिस्ट देते हैं उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर देते हैं। यहां पर यह कहा गया है कि आप कोई भी नाम Q, U, X, Y और Z से मत रखो, बाकी किसी भी लेटर से आप नाम रख लो। तो ये लोग नामों की लिस्ट दे देते हैं। सपोज करो इंडिया ने एक लिस्ट दे दी, पाकिस्तान ने एक लिस्ट दे दी, ईरान ने एक लिस्ट दे दी, और सबके ऐसे ऐसे नाम रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब एक साइक्लोन आया तो हमने लिस्ट में से इंडिया वाला नाम पिक कर लिया। इसके बाद अब अगली बार पाकिस्तान नाम रखेगा तो हमने पाकिस्तान की लिस्ट में से नाम ले लिया। अब अगली बार ईरान नाम रखेगा तो ईरान की लिस्ट में ले लिया। अब अगली बार फिर जब इंडिया का नंबर आएगा तो हम इनका दूसरा वाला नाम पिक कर लेंगे। तो लिस्ट दे देते हैं, और ऐसे बारी बारी से जिसका जिसका नंबर आता रहता है उनकी लिस्ट में से नाम रखा जाता है। तो इसी तरीके से नाम रखे जाते हैं साइक्लोन्स के जो आते रहते हैं। चलिए यहां पर देखिए एक और जो साइक्लोन इमर्ज हो रहा था, साइक्लोन गुलाब, उसका नाम एक्चुअली में पाकिस्तान ने रखा था। ये बात भी आप यहीं देख लीजिए। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो एक्चुअली में घोस्ट पार्टिकल्स के बारे में है। घोस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं विल अंडरस्टैंड, लेकिन अभी ये देखिए कि चाइना एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बना रहा है, जिसका काम होगा कि वो घोस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करे। ये टेलीस्कोप इस तरीके का लार्जेस्ट टेलीस्कोप होगा, ऐसा जो नेचर जर्नल है उसमें पब्लिश किया गया। तो क्या होते हैं ये घोस्ट पार्टिकल्स, जिन्हें न्यूट्रिनोज भी कहा जाता है। न्यूट्रिनो ये वर्ड शायद आपने सुना है, लेकिन इन न्यूट्रिनोज को घोस्ट पार्टिकल क्यों बोलते हैं? घोस्ट का मतलब तो भूत होता है, यानी कि कुछ डरावना। तो न्यूट्रिनोज को हम घोस्ट पार्टिकल क्यों बोलते हैं? क्या आपने हॉरर मूवीज देखी हैं? हॉरर मूवीज में क्या होता है, एक भूत जो पीछे से किसी एक व्यक्ति के नजदीक आता है और उसके शरीर को क्रॉस करके बाहर निकल जाता है, या फिर वो किसी अलमीरा को क्रॉस कर जाता है, या किसी दीवार को बिना उससे टकराए। यही तो भूत की खास बात होती है कि वो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है, और यही तो इस भूत को खतरनाक बना देता है, और कई बार जानलेवा भी। न्यूट्रिनोज भी ऐसे ही होते हैं। न्यूट्रिनोज आपके शरीर के आर पार जा सकते हैं बिना आपसे टकराए। इनफैक्ट आपके शरीर के नहीं, न्यूट्रिनोज किसी भी चीज के आर पार जा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक भूत करता है। ये न्यूट्रिनोज भी वैसे ही परफॉर्म करते हैं, और यही कारण है कि न्यूट्रिनोज को भी घोस्ट ही कहा जाता है, यानी कि घोस्ट पार्टिकल। तो न्यूट्रिनोज को घोस्ट पार्टिकल क्यों कहा जाता है ये तो आपने समझ लिया, क्योंकि ये बिल्कुल भूतों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एक इंसान के आर पार भूत चला जाएगा, वैसे ही न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी क्रॉस कर जाते हैं। ये होते क्या है एग्जैक्टली? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। घोस्ट पार्टिकल इसीलिए क्योंकि ये किसी भी चीज के साथ बेयरली इंटरेक्ट करते हैं, टकराते ही नहीं है। न्यूट्रिनोज कहां से आते हैं? न्यूट्रिनोज के अलग अलग सोर्सेस होते हैं। इन जनरल जब कोई हैवी पार्टिकल डीके करता है तो उसमें से लाइटर पार्टिकल्स निकलते हैं, और जो ये डीके की प्रक्रिया होती है उसमें ही न्यूट्रिनोज निकलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो एक एटॉम है। एक एटॉम के विदिन जो प्रोटॉन्स हैं उनकी संख्या कम हो गई, और इस एटॉम में जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो ज्यादा हो गई। अब ऐसी कंडीशन में जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो जब बैलेंस बिगड़ेगा तो एटॉम खुद को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा? एटॉम खुद को स्टेबल बनाने के लिए ये जो न्यूट्रॉन्स इस एटॉम के विदिन हैं वो उनको कन्वर्ट करना शुरू कर देगा प्रोटॉन में। लेकिन जैसे ही वो उसको प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा बैलेंस मेंटेन करने के लिए, एज वी नो कि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है,
लेकिन प्रोटॉन के ऊपर तो प्लस चार्ज होता है ना, तो जैसे ही वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा, प्लस चार्ज की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और जब प्लस चार्ज की संख्या ज्यादा होगी तो फिर बैलेंस अगेन बिगड़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो एटॉम है उन प्रोटॉन्स को इमिट करेगा, यानी कि बाहर निकाल देगा। तो जब उन प्रोटॉन्स को बाहर निकालेगा तो खाली प्रोटॉन्स बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि इसके आउटर सर्किल में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं ना, तो ये अपने साथ कुछ और पार्टिकल्स को बाहर लेके निकलते हैं। ये शुरू में बड़ा मिस्ट्री का विषय था कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो ये अपने साथ कुछ और पार्टिकल्स कौन से लेकर बाहर निकल रहे हैं। लेकिन बाद की स्टडी में ये पाया गया कि इस पूरी प्रक्रिया में ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ये अपने साथ न्यूट्रिनोज को लेकर निकलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है डीके। डीके तो डीके होता क्या है? डीके एक्चुअली में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक एटॉम एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, और अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देता है। तो जब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कई बार न्यूट्रिनोज को लेकर बाहर निकलते हैं। यही मैं कहना चाह रहा था कि जब डीके होता है तो डीके के इस प्रोसेस में जो हैवी पार्टिकल हल्के पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उसी दौरान न्यूट्रिनोज भी एमिट होते हैं। इसके अलावा ये तो एक मैंने आपको तरीका बताया, जब भी कोई मान लीजिए सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, कोई एक स्टार अपने आप में कोलैप्स कर गया, तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिनोज होते हैं, और जो सन है 2 से 3% उसकी एनर्जी के साथ न्यूट्रिनोज ही निकलते हैं, और ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज आपके शरीर को हर दिन क्रॉस करते हैं। इनफैक्ट जब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं राइट नाउ, आई एम डिस्कसिंग दिस न्यूज आर्टिकल, उस दौरान मेरे शरीर में से 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज क्रॉस कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जब ये डिस्कशन सुन रहे हैं तो आपके शरीर के आर पार 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज क्रॉस कर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तभी तो ये भूत हैं। इनका ना तो आपके शरीर के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, ना आप इन्हें देख पाते हैं, और ना ही आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं। न्यूट्रिनोज का ग्रीक सिंबल वी होता है, इसे NU से भी पोर्ट्रे करते हैं, जिसका मतलब होता है न्यू। ये कुछ पार्टिकल्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको लेप्टॉन कहा जाता है। लेप्टॉन बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ, और इसी तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं न्यूट्रिनोज भी। तो न्यूट्रिनोज इलेक्ट्रॉन की तरह ही होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है माइनस, जबकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता और बहुत ही कम मास होता है। पहले तो बोल रहे थे मास होता ही नहीं है, फिर ये हुआ कि नहीं, थोड़ा बहुत मास होता है, न के बराबर। ये मोस्ट कॉमन पार्टिकल है जो यूनिवर्स में पाया जाता है। सबसे ज्यादा देखो फोटॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि लाइट के पैकेट्स जो सन से निकलते हैं, स्टार्स से निकलते हैं, सबसे ज्यादा फोटॉन्स यूनिवर्स में पाए जाते हैं। और फोटॉन्स के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो न्यूट्रिनोज का है। तो बहुत ही बड़ी मात्रा में ये न्यूट्रिनोज हमारे पूरे यूनिवर्स में मिलते हैं, और ये हार्मलेसली किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते रहते हैं। इन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ये किसी भी एटॉम के साथ कोलाइड भी नहीं करते। यूनिवर्स की कुछ 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक हैं जो केवल 2 फोर्सेस के प्रभाव में आते हैं, एक तो ग्रेविटी और दूसरा कोई भी और वीक फोर्स। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्टिव होते नहीं हैं। सभी यूरेनोज एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग सोर्सेस से आते हैं, तो उनका फ्लेवर, मास और एनर्जी अलग अलग होती है, तो वो डिफर भी करते हैं। तो ये तो अंतर हमेशा ही बना रहता है। तो वही बिल्कुल एक समरी दी गई है न्यूट्रिनोज की। ग्रीक लेटर NU या V से हम इन्हें सिंबलाइज करते हैं। यहां पर जो इनका इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, नियरली मासलेस होते हैं, लाइट की स्पीड के बिल्कुल क्लोज ट्रेवल करते हैं, उतनी नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है, बट लगभग लाइट की स्पीड होती है। ये ग्रेविटी और किसी वीक न्यूक्लियर फोर्स से ही इंटरेक्ट करते हैं। मोस्टली किसी भी मैटर को क्रॉस कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ के फ्लेवर्स में डिवाइडेड होते हैं। इनका एंटी मैटर एक्विवेलेंट भी होता है, यानी कि एंटी न्यूट्रिनोज भी होते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेस जब भी होता है यूनिवर्स में तो वो न्यूट्रिनोज रिलीज करते हैं। बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज हर दिन हमारी बॉडी को क्रॉस कर जाते हैं, हर सेकंड, हमें पता भी नहीं चलता। और 2 से 3% जो सन की एनर्जी है वो न्यूट्रिनोज से बनी होती है। तो ये तो हमने यहां पे देख लिया। हमारा आर्टिकल अगला वाला आदि महोत्सव के बारे में है, जो कि गुजरात अहमदाबाद में आज हो रहा है। इसे फैसिलिटेट करने का काम ट्राइबल, देखिए ये एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। इसके अलावा इसमें शामिल है ट्राइफेड, ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये फेस्टिवल जो ट्रेडिशनल आर्ट और हैंडीक्राफ्ट है कंट्री के कल्चर हेरिटेज का, उसे शोकेस करेगा, दिखाएगा, लोगों को बताएगा कि कैसे इंडिया का क्राफ्ट कल्चर और ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर जो आर्ट है वो कितनी डाइवर्स है। 2023 की थीम है अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स। यहां पर देखिए ट्राइफेड क्या है। ट्राइफेड 1987 में एग्जिस्टेंस में आया। नेशनल लेवल की एक एपेक्स बॉडी है, एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। ट्राइफेड का हेड ऑफिस
न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा इसके 13 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। 2021 में ट्राइफेड ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत काम करना शुरू किया और देखिए मतलब काम तो पहले से कर रहे थे। 2021 में इन्होंने लॉन्च किया संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये वन धन विकास केंद्र बनाए गांवों में और वहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। हमारा अगला आर्टिकल इंडिया की एनर्जी डिमांड को लेकर है। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है जिसके जरिए हम एयर कंडीशनर्स को रन करते हैं वो 9 गुना बढ़ जाएगी 2050 तक। और जो टोटल पावर कंजम्पशन आज पूरा अफ्रीका करता है 2050 में हम इस पावर कंजम्पशन की क्वांटिटी को क्रॉस कर जाएंगे। ऐसा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिया के बारे में कहा गया। इंडिया में एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा है। इंडिया की जो एनर्जी सप्लाई है वो पहले जो 22 एक्सोजूल हुआ करती थी 2022 में वो 2030 तक 53 एक्सोजूल हो जाएगी और 2050 तक ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, पॉसिबली 60 जूल एक्सोजूल की हम बात कर रहे हैं। और इससे एनर्जी का नीड और कंजम्पशन दोनों बढ़ जाएगा। ऑयल की डिमांड भी बढ़ रही है। 2022 में जहां ये 5.2 मिलियन बैरल था 2030 तक 6.8 मिलियन बैरल हो जाएगा और 2050 तक 7.8 मिलियन बैरल पर डे हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी मतलब इंडिया की एनर्जी नीड और इलेक्ट्रिसिटी नीड दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रही है। बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। इसे फ्रांस में 1974 में फाउंड किया गया एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। मेनली फोकस करता है एनर्जी पॉलिसीज को लेकर कि दुनिया में जो एनर्जी का लेवल है वो मेंटेन रहे। 1973-74 में ऑयल क्राइसिस आया था। ऐसा कोई एनर्जी क्राइसिस वापस से दुनिया में ना आए उससे बचने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को बनाया गया था। 31 मेंबर्स हैं इसमें, जिसमें 3 एक्सेशन कंट्रीज भी हैं। कोई भी ऐसा देश जो IEA का मेंबर बनना चाहता है उसे OECD कंट्रीज का जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है उनका पार्ट बनना ही होगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो IEA के मेंबर्स होते हैं उनके पास 90 डेज का ऑयल स्टॉक होना चाहिए, जो उन्होंने पिछले साल यूज किया था उसका एवरेज लेके, जो नेट इंपोर्ट उनका पिछले साल का था। इंडिया IEA का एसोसिएट मेंबर बना 2017 में। ये कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं जैसे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स एंड नेट जीरो बाय 2050। तो ये सारी बातें तो रही यहां की। चलिए कुछ MCQs देखते हैं। गोलान हाइट्स ये एक बेसाल्टिक प्लेटू है जो कि वेस्ट में अजोव सी से सराउंडेड है। दूसरा है इजराइल लेवेंट एरिया में लोकेटेड है और एक फर्टाइल क्रीसेंट रीजन है। तीसरा यह है कि जो गाजा स्ट्रिप है वो एक पैलेस्टीनियन इनक्लेव है जो कि मेडिटेरेनियन सी के वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन यहां आपके लिए है, आप न्यूट्रिनोज के बारे में इन 4 स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करिए। न्यूट्रिनो केवल ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से इंटरैक्ट करते हैं। न्यूट्रिनोज न्यूक्लियर फिजन जो हैवी न्यूक्लियाई का होता है वहां से इंड्यूस होते हैं। न्यूट्रिनो लगभग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। न्यूट्रिनोज लैब में प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। अगेन आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो हमारा आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।